जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर आई एक बहुत बड़ी अपडेट से। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रमुख संस्था है जो कि इंजन निर्माण का कार्य करती है, उनके वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण इंसाइट जो है कावेरी 2.0 प्रोग्राम की साझा करी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का सफलता अभी हमें ट्राई कावेरी इंजन में मिला है और जिस प्रकार का एडवांसमेंट हमने अचीव किया है, उसके बाद अब हम इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत जल्दी हम 90 किलोटन का जो कावेरी इंजन है इस पर काम शुरू करने वाले हैं। लेकिन इस समय पहले उन्हें काम शुरू करने से पहले क्लियरेंस की ज़रूरत होगी इस प्रोग्राम के लिए। उन्होंने कहा कि अपग्रेडेड कावेरी इंजन जो कि 90 किलोटन से ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, उसके लिए जो एक नई कोर है ये डेवलप की जाएगी और इसके लिए हमें जो फंड्स है इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि हम तेजस प्रोग्राम को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और हम रातों दिन परिश्रम कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से इस एयरक्राफ्ट के लिए जो एक एडवांस इंजन है वो विकसित कर सके। और उन्होंने कहा कि भूतकाल में हमने कावेरी प्रोग्राम में बहुत सारे सेटबैक्स का सामना किया और हमने उन सेटबैक से ओवरकम भी किया और आज हमारे पास इतना अनुभव आ चुका है कि हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड समय में तैयार कर सकते हैं। अगर हम मौजूदा कावेरी इंजन की बात करें तो इस समय ये इंजन 46 से लेकर 49 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। ये ड्राई थ्रस्ट है बेसिकली, लेकिन आफ्टर बर्नर मॉड्यूल लगने के बाद ये तकरीबन 73 से 75 किलोटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। पर तेजस को पावर करने के लिए हम सब जानते हैं कि 80 किलोटन से ज़्यादा का थ्रस्ट जरूरी होगा और इसको पूरा करने के लिए जो जीटीआरई है वो काम शुरू करना चाहती है। और उनका मानना ये है कि जो नया कावेरी इंजन है ये तकरीबन 60 किलोटन का जो ड्राई थ्रस्ट है ये प्रदान करेगा और आफ्टर बर्नर के बाद 90 किलोटन से ज़्यादा का जो थ्रस्ट है वो अचीव कर लिया जाएगा। लेकिन इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए सिर्फ जीटीआरई का जो सहयोग है वो महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार से भी इसके लिए जो प्रॉपर सपोर्ट है उनको चाहिए होगा। उनका कहना है कि जितनी जल्दी हमें क्लियरेंस मिल जाएगी, जितनी जल्दी हमें फंड्स एलोकेट कर दिए जाएंगे, हम जो कावेरी इंजन है उसके निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। इस इंजन की सबसे खास बात होने वाली है इसका फ्लैट बेड डिज़ाइन। यानी कि आपको एक एग्जांपल के तौर पर हम समझाना चाहेंगे कि जनरल इलेक्ट्रिक F404 को लेकर आप सबने सुना होगा कि भारत की कंडीशन में हॉट और ह्यूमिड कंडीशन जो होती है वहाँ पर इसमें तकरीबन 10% तक का जो थ्रस्ट ड्रॉप है वो देखने को मिलता है। लेकिन फ्लैट बेड डिज़ाइन में हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। दरअसल ये अलग अलग प्रकार की जो फ्लाइट कंडीशंस हैं उसमें बिना थ्रस्ट को लूज़ किए जो अपना परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमल बनाए रखेगा और तेजस को पावर करने में सक्षम होगा। और इसीलिए इस समय गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और उनका कहना है कि वो इसे रिकॉर्ड टाइम में बनाकर तैयार करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसमें उन्हें सरकार से पूर्ण सहयोग चाहिए होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत और सऊदी अरेबिया को लेकर आ रही है। सऊदी अरेबिया, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से गिना जाता है, अब वो भी अपने प्लान को चेंज करते नजर आए हैं और वो भी अब लोकलाइजेशन और इंडियनाइजेशन के रास्ते पर चलने के लिए इच्छुक दिख रहे हैं। इसके लिए सऊदी अरेबिया ने अपना विजन 230 जो है वो प्रस्तुत किया है, जहां पर वो अपने 50% तक जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको लोकलाइज करने वाले हैं। यानी कि लोकल जो उनकी संस्था है उनको वहां पर ये फंड्स एलोकेट किए जाएंगे, जहां पर इंडिजिनसली वो हथियारों को विकसित करना चाहते हैं। लेकिन इसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में जो डिस्कशंस हैं वो चल रहे हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार के नेक्स्ट जनरेशन जो वेपन सिस्टम है इनके को डेवलपमेंट की बात की जा रही है और दोनों देश मिल करके एक दूसरे की डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और ऐसे में सऊदी अरेबिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी भारत के सहयोग से एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। अगर हम सोशल मीडिया में चल रही बातों के हवाले से बात करें तो यहाँ पर भारत की तरफ से जो अलग अलग सिस्टम है वो ऑफर किए गए हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया और जो अनमैन सिस्टम है ये भारत ऑफर कर रहा है। अगर हम ज़्यादा प्रिसाइजली बात करें तो भारत इस समय अपने सेल्फ रिलायंस का जो गोल है उसको पुश कर रहा है और इसमें भारत खुद तो हथियारों को विकसित ही कर रहा है, लेकिन जो मित्र देश है उनके साथ जो को डेवलपमेंट का रास्ता है वो भी भारत ने खोल रखा है। भारत बेसिकली अपने खुद के हथियार जैसे कि आर्टिलरी सिस्टम हो गए या फिर मिसाइल्स हो गई, ड्रोन्स हो गए, ये यहाँ पर विकसित कर रहा है। लेकिन सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया भी इस समय भारत के इस प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आया है और आने वाले भविष्य में अगर हमें दोनों देशों के बीच में कोई बड़ा जॉइंट वेंचर देखने को मिल जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि भारत लगातार सऊदी अरेबिया के संपर्क में है और भारत के द्वारा ऑलरेडी अपने जो वेपन सिस्टम है वो सऊदी अरेबिया को ऑफर किए गए हैं और सऊदी अरेबिया भी भारत के सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नजर आया है।
तो आने वाला भविष्य काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जहाँ पर भारत और सऊदी अरेबिया मिल कर के जो उन्नत हथियार है, इनका विकास कार्यक्रम आगे बढ़ाते नज़र आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, तो भारत के आत्मनिर्भरता का गोल और सऊदी अरेबिया का जो लोकलाइजेशन का गोल है, ये पूरा हो सकता है। दोस्तों, भारत में इस समय जो डिफेंस इक्विपमेंट है, वो बनाए तो जा ही रहे हैं और इनकी क्वालिटी कैसी है, ये हमसे छिपी नहीं है। एक से एक उन्नत हथियार अब भारत में बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब इस समय भारत के हथियारों के अलावा जो भारत के द्वारा निर्मित आर्मर्ड व्हीकल है, ये भी पोटेंशियल बायर्स की नज़र में काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। और इसका प्रमाण मिलता है हमें भारत और थाईलैंड के बीच में हुई डिफेंस कोऑपरेशन सेमिनार में। इस इवेंट में भारत के जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने अपने जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, इनको थाईलैंड के डेलीगेशन के सामने प्रस्तुत किया है। और रिपोर्ट्स ये इंगित करती हैं कि थाईलैंड इस समय भारत की आर्मर्ड व्हीकल को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। इस सेमिनार के दौरान बहुत सारे इंडियन कंपनीज़ ने अपने जो रेंज ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स है, इनको प्रदर्शित किया है और उनकी क्वालिटी, इनोवेशन और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को लेकर थाईलैंड को ब्रीफ भी किया है। अब अगर हम टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की बात करें, तो इनका एक पुराना इतिहास रहा है थाई आर्मी को टाटा ट्रक सप्लाई करने का। और इस दौरान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अपने जो आर्मर्ड व्हीकल है, जिसमें मल्टीपर्पज हाई मोबिलिटी कैरियर्स, जिसमें 6x6, 8x8 और 12x12 कॉन्फ़िगरेशन में जो व्हीकल्स है, ये प्रस्तुत करी गई हैं। इसके अलावा इसमें जो होने वाले संभावित इंटीग्रेशन है हथियारों के, जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल सिस्टम है, ये भी प्रदर्शित किए गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व में टाटा की जो 2038 6x6 प्लेटफॉर्म है, इसको इंडियन आर्मी के BM-21 ग्रेड के लिए इसको पूरी तरीके से क्वालिफाइड किया गया था, जो कि एक MBRL है। और इसके अलावा महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के द्वारा भी अपनी जो लाइट यूटिलिटी व्हीकल है, इसको प्रस्तुत किया गया है। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने भी अपनी जो व्हीकल है, ये थाईलैंड के सामने प्रस्तुत करी हैं। थाईलैंड ने इसकी प्रशंसा करी है और उन्होंने ये भी इंगित किया है कि आने वाले भविष्य में आर्मर्ड व्हीकल की जो डील है भारत के साथ हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय खुद भारतीय थल सेना में जो इम्पोर्टेड व्हीकल्स हैं, इनको पूरी तरीके से इग्नोर करने का प्रयास किया जा रहा है और भारतीय थल सेना का भी प्रयास यही है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक हम इंडिजिनस जो हमारे व्हीकल्स हैं, इन पर डिपेंड हो। और आपने इसका प्रमाण भी देखा होगा, जहाँ पर आपको एक के बाद एक जो एडवांस आर्मर्ड व्हीकल है, ये इंडियन आर्मी की फ्लीट में ज्वाइन करती नज़र आ रही हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट रक्षा मंत्रालय से आ रही है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी करी गई है, उसमें रक्षा मंत्रालय ने यही कहा है कि DRDO के बहुत सारे जो प्रोग्राम है, वो या तो यूज़र इवैल्यूएशन के फाइनल स्टेजेस में है, या तो वो सेना को डिलीवर किए जा चुके हैं। इस इवेंट के दौरान, जो कि DRDO भवन में आयोजित किया गया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर समीर बी कामत सर ने भी अपने जो अलग-अलग प्रोग्राम है, इसके बारे में अधिकारियों को ब्रीफिंग दी है। अब अगर हम DRDO के डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जो कि डॉक्टर समीर बी कामत सर के द्वारा रिलीज़ किए गए थे, तो उसमें बहुत सारी जो नई जानकारियाँ हैं, वो सामने आई हैं। DRDO चेयरमैन ने कहा कि अलग-अलग जो सिस्टम है, अलग प्रकार के, ये या तो हैंडओवर किए जा चुके हैं, और इसके अलावा जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, जो कि तकरीबन 1.10 लाख करोड़ रुपए की है, वो 2024 में हमें मिली है। इसमें एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रेडार, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार, मीडियम रेंज एंटीशिप मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसके अलावा सिग्नल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन जैमिंग एयरक्राफ्ट, मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट और भी दूसरे प्रोग्राम जो हैं, वो शामिल है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।